हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10th के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं से। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, जिसमें हमें क्या कहा गया है कि आपने एक चाइना डिश लेनी है और उसमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करना है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, इस अभिक्रिया में हमारे पास क्रियाकलाप का एक चित्र दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि कॉपर चाइना डिश के अंदर है और उसमें आप बर्नर से गर्म कर रहे हैं। धीरे धीरे जब इसे हम गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक काली परत चढ़ जाती है। और ये कॉपर ऑक्साइड बना कैसे है? ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। तो ये देखिए, ये है आपकी अभिक्रिया, जिसमें हम क्या लिखते हैं, कॉपर जमा ऑक्सीजन, और जब हम इसे गर्म करेंगे यानी तापन, तो हमारे पास बनता है कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही हमें क्या कहा गया है कि यदि हम इसे गर्म करते रहते हैं तो क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये काले रंग का पदार्थ बन चुका है। अब अगर हमें इसे वापस लाना है, मतलब हमें क्या करना है, अगर कॉपर ऑक्साइड से दोबारा से अगर हमें कॉपर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करना पड़ेगा। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो सतह जो काली हुई थी वो दोबारा से भूरे रंग की हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने क्या किया है, एक विपरीत अभिक्रिया जो है वो संपन्न करी है और हमें दोबारा से कॉपर मिल गया। जैसे देखिए, कॉपर ऑक्साइड जमा हाइड्रोजन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर, और हमारे पास यहाँ पर जल जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया में हमारे पास कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कि कॉपर से हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया है, क्या देखेंगे आप, कॉपर से हमारे पास क्या बना है बेटा, हमारे पास बना है, कॉपर से हमारे पास यहाँ पर तैयार हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से तैयार हुआ है कॉपर, और साथ ही हाइड्रोजन से तैयार हुआ है जल। हमारे पास यहाँ कुछ बदलाव है, मतलब कॉपर ऑक्साइड जो पहले था अब वो कॉपर बन चुका है, और जो हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, और क्या था, जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो अब क्या बन चुका है, वो बन चुका है अब जल। तो हमारे पास यहाँ कुछ बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो अब वो क्यों हुए हैं? अब हमारे पास ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो हम क्या कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। क्या कहते हैं? उसका उपचयन हुआ है। उपचयन, उपचयन कब होता है, इसका मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, बढ़ जाती है ऑक्सीजन। और यदि किसी पदार्थ का में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, तो फिर हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो गया है, उस पदार्थ का हो गया है अपचयन। क्या हो गया है उस पदार्थ का, उसका हुआ है अपचयन। मतलब अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो तो उपचयन, अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे हम कहते हैं अपचयन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा भी है कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसीलिए वो अपचयित हुआ है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया है, कॉपर बन गया है और इसका हुआ है अपचयन। वैसे ही हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वो क्या हुआ है, उपचयित हुआ है। तो किसी भी प्रक्रिया में यदि अभिकारक में ये दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब एक अभिकारक जो है वो उपचयित हो रहा है और एक जो है वो अपचयित हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो हम सिंपल शब्दों में इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि एक में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और एक पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे हम कहते हैं उपचयन, और अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम कहते हैं अपचयन। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे दिया है जिंक ऑक्साइड कार्बन। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया है, यानी इसका क्या हुआ है, यहाँ पर इसका हुआ है अपचयन। यस, बिल्कुल सही। और वैसे ही यहाँ पर कार्बन से क्या बन गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ है,
इसमें उसकी वृद्धि हो रही है, तो ये अभिक्रिया हमारे पास उपचयन कहलाती है। वैसे ही अब देखिए, ये जो अगली अभिक्रिया हमारे पास है ये थोड़ी सी अलग है इससे, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो हमें ऑक्सीजन दिख रही है कि ये जो मैग्नीज है इसमें हमारे पास इधर क्या हो गया है, मैग्नीज का ऑक्सीजन चला गया है। लेकिन हमारे पास HCl जो था वो बाद में जाकर क्लोरीन भी, तो कुछ तो यहाँ पर बदलाव हमारे पास और भी हुआ है, क्योंकि HCl था पहले हमारे पास और अब वो बाद में जाकर क्या बन गया है, क्लोरीन बन गया है। तो यहाँ पर कुछ और हमारे पास बदलाव आए हैं। तो एक चीज़ आपने और याद रखनी है बेटा, अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन में अगर कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। मतलब उपचयन की दो बातें हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो भी उपचयन होता है, और अगर हाइड्रोजन का ह्रास होगा यानी हाइड्रोजन में कमी होगी तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उपचयन ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया है, क्लोरीन, HCl में हमारे पास जो आगे क्लोरीन है वो अब अकेला ही है कि उसका हाइड्रोजन जो है वो जा चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर HCl जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन जा चुका है अब। वैसे ही अगर हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाए तो वो क्या होता है, वो अपचयन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला है, इस अभिक्रिया में HCl Cl में बदल गया है तो वो उपचयित हो रहा है, और MnO2 जो है वो MnCl2 में बदल गया है तो वो क्या हो रहा है, वो अपचयित हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ऑक्सीजन था इसके पास पहले, अब वो नहीं है इसके पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ह्रास हो गया, तो वो अपचयित हो गया। अब इन उदाहरणों से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। यही बात मैं आपको बता रही थी कि अगर हम उपचयन की बात करें तो ये दो बातें हमने याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है कि हमारे पास क्या हो सकता है उपचयन में, हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकती है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और साथ ही में अगर हमारे पास हम बात कर रहे हैं अपचयन की, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का, जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, मतलब उल्टा है इसका बिल्कुल ही, तो वो अपचयन होता है। उपचयन में क्या होगा, उपचयन में होगा ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन में होगा ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन में वृद्धि। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ एक और चीज़ बोली गई है कि आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब हमने सबसे पहले हमने ये रिएक्शन करी थी अभिक्रिया, जिसमें हमने कहा था कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वो क्या बना देता है बेटा, वो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है या अपचयन हुआ है, ये आप ध्यान से सोचिए। इस पर बिल्कुल सही अगर आपने सोचा है कि इसका उपचयन हुआ है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, यही थी हमारे पास उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब इसके लिए कुछ और अभिक्रियाएं जो है वो उदाहरण मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें हम थोड़े क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसमें इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है संक्षारण। देखते हैं दैनिक जीवन में हमारे पास उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव है। अब उपचयन बोला है तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है बेटा हमारे पास जो है संक्षारण। अब क्या बोला है इसमें हमारे पास कि आपने देखा होगा लोहे की बनी वस्तुएं जो है वो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमायुक्त भूरे रंग की जो है वो एक परत चढ़ जाती है। ये तो सभी बच्चों ने देखा होगा, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जिसे हम जंग कहते हैं, बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना। तो ये हमने देखी है, हमें पता है लोहा जो है वो जब नया नया लोहा घर में आता है या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं वो कितनी सुंदर होती है। जैसे हम रेलिंग लगाते हैं जो हमारे टेरेस होते हैं उनके ऊपर, लेकिन उन्हें हम कभी भी ऐसे नहीं रखते खाली, क्योंकि हमें पता है थोड़े दिनों के बाद ही उसके ऊपर एक अलग सी भूरे रंग की परत आना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। घरों में तो यही किया जाता है, और दुकान से मैक्सिमम जो भी आपके लोहे की चीज़ें आती हैं उनके ऊपर कोई ना कोई परत चढ़ी होती है दूसरी चीज़ की। बिल्कुल लोहे की कोई भी चीज़ होगी तो वो थोड़े वक्त में ही ख़राब हो जाती है। तो अब ये क्यों होता है, इस
प्रक्रिया को पहले तो हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और कुछ और धातुएं भी होती है जिसमें ऐसा होता है, जैसे कि चांदी और तांबे के ऊपर भी ये होता है। अब आपको मैं बता दूं तो चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है बेटा, और तांबे के ऊपर जो है वो हरे रंग की। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो उसको अगर आप देखोगे तो वो हरे रंग का दिखाते हैं सभी पिक्चर्स में ही, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि तांबे के ऊपर जो है वो हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अब ऐसा कैसे होता है? तो ये कब होता है? जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। मतलब कोई भी आपके पास धातु जो है, जब वो जैसे बाहर रहती है खुले में, क्या रहती है? खुले में रहती है बाहर, तो उसके पास क्या क्या होते हैं? वहाँ पर हमें पता है वायुमंडल में अम्ल होते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता यानी मॉइस्चर होता है। तो क्या होता है? वो सब चीज़ें मिलकर उस धातु के ऊपर एक परत बना देती हैं। अब वो परत कई तरीके की होती है, वैसे हम इसे संक्षारण कहते हैं कि धातु के ऊपर कोई परत चढ़ गई तो वो संक्षारण है। अब वो परत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे लोहे के ऊपर जो परत आती है वो बुरी होती है, क्योंकि जंग से जो है वो आपका लोहा खराब हो जाता है, वो दोबारा ठीक नहीं हो पाता। हमें नए लोहे के ऊपर पेंट करना पड़ता है, या ग्रीस लगानी पड़ती है, वैक्सिंग करनी पड़ती है, तो वो बच जाता है। अगर वो एक बार ख़राब हो गया तो उसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तांबे की, चांदी की, तो उनके ऊपर जो परत आती है उससे वो ख़राब नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा संक्षारण अब उनमें नहीं हो सकता। अगर आप उससे साफ़ करेंगे तो आपको बिल्कुल नई धातु वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन वो कुछ वक्त बाद फिर से संक्षारित हो सकती है, तो हम उसे वैसे रहने दे सकते हैं, या उसे हम साफ़ करके बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब क्या है? देखिए, जैसे आपके पास यहाँ लिखा है, चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर हरी परत भी जो है वो संक्षारण की ही उदाहरण होती है। संक्षारण के कारण जो ढांचे हैं, पुल है, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु, विशेषकर लोहे की जो बनी वस्तु है ना, उनको बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो लोहे का जो संक्षारण होता है बेटा, वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कि लोहा कैसी धातु है? लोहा एक बहुत ही मजबूत धातु है जिससे हम मैक्सिमम चीज़ें बनाते हैं। हमारे बड़े बड़े पुल जो होते हैं, ब्रिजेस, गाड़ियाँ, और हमारे घर का छोटा छोटा बहुत सारा सामान, हर चीज़ में हम लोहा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है? मजबूत होता है, लंबे समय तक चलने वाली धातु है, मजबूती बहुत होती है लोहे में। अगर वो खराब हो जाएगा तो हमें नुकसान है। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरी है कि उसे हम बचा के रखें, ताकि हमें उसे हर वर्ष बदलना ना पड़े, हमें पैसा ना खर्च करना पड़े। ठीक है। अभी इस अध्याय में तो हम संक्षारण के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कि अध्याय 3 में हमारे पास ये दोबारा से आने वाला है। देखिए, इसमें लिखा भी है ना, अध्याय 3 में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, जब कोई धातु जो है वो अपने आसपास की अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। और लोहे का जो संक्षारण होता है वो क्या है? एक बहुत क्षति पहुंचाता है उसे, लोहे की बनी वस्तुओं को। ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास है, जो इस अध्याय का लास्ट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, यानी रेंसिडिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? कि जो हमारी वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, जब उन्हें हम बहुत समय तक रखते हैं तो उनका स्वाद और उनकी गंध जो होती है वो बदल जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये होता है उपचयित होने के कारण जो है वो विकृत गंधी। जैसे हम कोई भी चिप्स, कुरकुरे का पैकेट लाते हैं, उसे हम अगर खुला छोड़ देंगे बहुत समय तक, तो क्या होता है? उसका जो टेक्सचर होता है, जो मतलब वो चिप्स जो उसकी क्रंचीनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, उसका स्वाद, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और वो हम खा नहीं पाते फिर थोड़े समय तक हम उसको ऐसे रख दे तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो उपचयित हो जाता है, तो वो पदार्थ फिर खाने योग्य नहीं रहता। इसीलिए क्या करते हैं हम? जो भी तैलीय और वसायुक्त वस्तुएं हैं उनका उपचयन रोकने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीकारक मिलाते हैं। ऑक्सीकारक मतलब जो उसको रोकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं? वायुरोधी बर्तनों में उनको रख सकते हैं, ताकि उपचयन की गति थोड़ी धीमी हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उनमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाती, बल्कि उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि वो क्या करती है? उसके उपचयन को रोकती है। तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी खाने की तेलीय वाली वस्तुएं हैं उन्हें हम बिल्कुल टाइट डब्बों में पैक कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। उसमें हम ऑक्सीकारक मिला सकते हैं, ताकि उनकी उपचयन की जो गति है वो धीमी हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारे चिप्स, कुरकुरे के पैकेट होते हैं, या जो भी पैकेट्स हम दुकान से लाते हैं खाने की वस्तुओं के, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि उपचयन जो है वो
धीमा हो सके। तो इन चीज़ों से हम उपचयन को रोक सकते हैं। और विकृत गंधिता क्या होती है कि उपचयित होने के कारण हमारे खाने की जो वस्तुएं हैं, तेलीय वस्तुएं जो होती हैं, वो विकृत गंधी हो जाती है, मतलब उनका स्वाद और उनका गंध बदल जाता है, जिससे वो खाने योग्य नहीं रहती हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी, हमने उन्हें बैलेंस करना देखा कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अभिक्रियाओं को, हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े, और साथ ही साथ हमने बहुत सारी उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, संक्षारण, विकृत गंधिता, इन सब के बारे में भी समझा। अब ये जो हमारे प्रश्न बचते हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाकर लाऊंगी। बहुत बहुत थैंक यू बच्चों आपका। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और जो भी आपके पास कुछ भी क्वेरी हो या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।